हेलो आइडल्स। कैसा लगा पार्ट 1? मुझे नीचे कमेंट करके बताना। अब पार्ट 2 में हम समझते हैं कुछ पॉपुलर नोशंस अबाउट साइकोलॉजी, इवोल्यूशन कैसे हुआ साइकोलॉजी का एंड सो ऑन। पॉपुलर नोशंस से स्टार्ट करते हैं। पॉपुलर नोशंस क्या होते हैं? मतलब ऐसी चीज़ें जो लोग जनरली साइकोलॉजी के बारे में जानते हैं या समझते हैं, दैट इज पॉपुलर नोशंस। साथ ही साथ में ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि अगर आप बाबाज पे या तांत्रिक्स पे भरोसा करते हो या भगवान पे भरोसा करते हो, साइकोलॉजी पूरी पढ़ने के बाद हो सकता है ये भरोसा आपका चेंज हो जाए, या तो ये एकदम से गायब हो सकता है क्योंकि आपके पास साइंटिफिक अप्रोचेस आएंगे, या तो आप इसे और डिटेल में विद साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन समझेंगे कि क्यों ये सारी चीज़ें लोगों के साथ काम करती हैं। ये एक डिस्क्लेमर है। अब समझते हैं नोशंस। जनरली ये माना जाता है कि हर कोई साइकोलॉजिस्ट है, हर किसी के पास एक तरीका होता है चीज़ों का करने का, और उसको क्यों किया जा रहा है उसका एक्सप्लेनेशन भी होता है। वो रेडिली एक्सप्लेन करने के लिए तैयार होता है। चाहे आप छोटे बच्चों को अगर आपने देखा हो, अगर वो कोई गलती करते हैं उनके पास एक्सप्लेनेशन होता है, उनके हिसाब से वो सही किया उन्होंने। सिमिलरली हर किसी के साथ, चाहे वो एक टेररिस्ट हो या एक सोशल वर्कर हो, वो जो काम कर रहा है उसके हिसाब से वो सही है। सोसाइटी के हिसाब से शायद वो चेंजेस हो सकते हैं, गलत हो सकता है या मैटर कर सकता है, दूसरों के हिसाब से उस चीज़ों में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बट जो इंसान जिस वक्त जो काम कर रहा है उसके हिसाब से वो काम सही होता है। सिमिलरली अगर हम समझने की कोशिश करें कि लोग दंगे करते हैं, उनके हिसाब से दंगे सही है। लोग किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके हिसाब से वो सही है। सम पीपल रेप समवन, उनके हिसाब से वो सही होता है उस वक्त पे। शायद आगे चलकर उनकी मेंटल प्रोसेस चेंज होती है, तब उनको रियलाइज होता है कि शायद हमने गलत किया था या गलत नहीं किया था। तो ये एक पॉपुलर नोशन होता है। इतना ही नहीं, कई लोगों ने अपने खुद के एक्सप्लेनेशंस निकाल लिए हैं साइकोलॉजी के ऊपर या ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर। कुछ लोगों को लगता है कि लोग जनरली एक एनवायरनमेंट में या पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं कर पाते, बट जब उसको साइंटिफिक अप्रोच के साथ देखा जाए और ये समझा जाए कि उसको पुश अगर करते हैं हम तो वो अच्छा कर सकता है, या उसे अगर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में सही तरीके से अगर उसको ट्रेनिंग मिलती है तो वो काम अच्छा कर सकता है। राइट। एक तरफ है कि लोग क्या सोचते हैं, उनकी खुद की थ्योरी क्या है साइकोलॉजी के ऊपर या ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, और दूसरी तरफ जब उनसे साइंटिफिक डेटा के साथ मैच करते हैं तो बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं। अब क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि हर व्यक्ति के हिसाब से, हर इंसान के हिसाब से एक्सप्लेनेशन अलग अलग हो सकता है। हम अगर अपने ही घर में एग्जाम्पल्स खोजने जाएं तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। आपकी और आपके मदर या आपके ब्रदर या सिस्टर के साथ किसी चीज़ पर नहीं बनती है, आपके हिसाब से वो चीज़ सही होगी, उनके हिसाब से वो चीज़ गलत होगी, या उनके हिसाब से जो चीज़ें सही होंगी वो आपके हिसाब से गलत होगी, एंड दैट्स द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। इसको सही कैसे किया जा सकता है? दोनों सामने बैठकर एक दूसरे से समझो कि यार आप इस चीज़ को क्यों सोचते हो, मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ, एंड दैट्स हाउ द आंसर कुड बी। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किसी तीसरे के हिसाब से गलत हो सकती है। सो दिस इज व्हाट द पॉपुलर नोशंस आर। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 1975 में ड्वेक नाम की एक साइकोलॉजिस्ट ने यह समझने की कोशिश की कि ऐसे क्यों होता है कि कुछ बच्चे प्रॉब्लम्स को इजीली छोड़ देते हैं कि यार मैथ्स नहीं बन रहा, यार ये वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा, छोड़ दो, स्किप कर दो। वेयर एज कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब तक उसका सोल्यूशन नहीं आ जाता तब तक दे कीप ऑन ट्राइंग, दे कीप ऑन क्वेश्चनिंग पीपल। वो अपने टीचर से पूछेंगे, अपने दोस्तों से पूछेंगे, इंटरनेट सर्च करेंगे, बट वो तब तक नहीं छोड़ेंगे उसको जब तक उसका आंसर नहीं मिल जाता। सो व्हाई दिस हैपेंस, व्हाई सम पीपल fail, why some people win, why some people leave at one point of time while some people pursue that particular problem. ड्वेक ने एक रिसर्च किया। कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है किसी का, उसे इजी सॉल्यूशंस दीजिए। अगर वो इजी सॉल्यूशंस को क्लियर करते जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और उसके हिसाब से वो टफ क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करेगा और क्लियर करेगा। तो इन्होंने क्या किया, दो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बनाए। एक ग्रुप को इजी क्वेश्चंस देते गए और वो बनाते चले गए, उनको मजा आने लगा कि यार ये तो बन रहा है अपने से। वेयरएज दूसरे जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थे उनको इजी और टफ दोनों क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन दिया गया मैथमेटिक्स के। ठीक। अब जो दूसरा ग्रुप था, इनको कुछ प्रॉब्लम्स बन रहे थे, कुछ नहीं बन रहे थे, तो वो उस पर लगे हुए थे कि यार क्यों नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा, और उनको वहां पर गाइडेंस दिया जा रहा था कि आपको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बनेगा। एट द एंड जब दोनों ग्रुप को एक साथ बैठाया गया और सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस दिए गए, टफ और इजी क्वेश्चंस दिए गए, तो जिनको पहले इजी क्वेश्चंस ही मिले थे, टफ क्वेश्चंस जिन्होंने काउंटर नहीं किया था, उन्होंने बहुत जल्दी गिव अप कर दिया कि यार हमसे नहीं बनेगा। वेयर एज जिन्होंने दोनों टाइप के क्वेश्चंस पे डील किया था, उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा मिला,
उन्होंने ज़्यादा कोशिश करने की कोशिश की, उन्होंने जल्दी छोड़ा नहीं, जल्दी हार नहीं मानी और ऐसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए जो शायद वो नहीं कर पाते। सो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि जो हमारी जनरल हाइपोथेसिस थी कि अगर जनरल क्वेश्चंस देंगे या सिंपल क्वेश्चंस देंगे तो इनका मोटिवेशन बढ़ेगा और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को ईजिली क्रैक कर पाएंगे, वो कंप्लीटली डिफरेंट था विद द रिजल्ट। सो जिनको टफ और इजी क्वेश्चंस मिले थे उनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा था और उन्होंने ज़्यादा परस्यू किया उस चीज़ को, वेयर एज जिनको आदत हो गई थी इजीली उस चीज़ को सॉल्व करने की, दे फेल्ड। सिमिलरली ऐसी बहुत सारे नोशंस होते हैं, जैसे एक नोशन है कि यार लड़कियां गाड़ी अच्छी नहीं चलाती, राइट, बट जब उसको साइंटिफिक डेटा के साथ एनालाइज किया गया तो शायद वो गलत निकल गया। इसके साथ ही साथ कुछ सोसाइटल नोशंस ऐसे भी हैं कि लड़का पैदा होना चाहिए क्योंकि वो फैमिली को वही आगे बढ़ाएगा, ये भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। सो ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक डेटाज आए हैं, बहुत सारे बेसिक नोशंस हैं जिसका काउंटर हो रहा है। सो बेसिक नोशंस आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम साइंटिफिक थिंग। अब समझने की कोशिश करते हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ साइकोलॉजी का। ऑब्वियसली हर चीज़ जो है लाइफ में वो इवॉल्व होती है। आईफोन भी अगर 11 आया तो सबसे पहले 11 नहीं आ गया, धीरे धीरे इवॉल्व हुई चीज़ें। कैमरा फ़ोन्स जो पहले आते थे या कैमरा जो पहले आते थे उनमें और अब में बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए हैं, बहुत एडवांसमेंट्स हो गया है। सो इस तरीके से इवोल्यूशन होता है, एक चीज़ होती है, फिर उस पर स्टडी होती है, फिर उसमें कुछ नए डेटाज आते हैं और वो इवॉल्व होता है। सिमिलरली साइकोलॉजी हैज़ ऑल्सो इवॉल्व। सो जब हमने बात किया कि पहला जो लेबोरेटरी बना था विलियम वुड ने जर्मनी में बनाया था 1879 में, उसके बाद से कितने सारे चेंजेस हुए हैं। सो टोटल अगर उसको देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 7 स्टडीज या 7 डिफरेंट पर्सपेक्टिव निकल कर आए हैं साइकोलॉजी पे। ये 7 साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव्स क्या हैं इवोल्यूशन में, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। सो विलियम वुंड के समय में जो लोग रिसर्च कर रहे थे, जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्हें स्ट्रक्चरलिस्ट कहा गया। क्यों? क्योंकि वो दिमाग के स्ट्रक्चर को पढ़ते थे और उसके हिसाब से वो समझते थे कि साइकोलॉजी जो है वो दिमाग का या माइंड का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को ही साइकोलॉजी बोला गया है। इसके बाद उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन का एक मॉडल निकाला। इंट्रोस्पेक्शन मतलब कि लोगों से पूछा गया कि आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपके मेंटल प्रोसेस क्या हो रहे हैं, आप उसे डिटेल में हमें लिख कर दो ताकि हम इसकी रिसर्च कर सकें। अब इंट्रोस्पेक्शन जो था वो बहुत ही सब्जेक्टिव था, क्योंकि मैं और आप, हमें जो थॉट आ रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि हम वही चीज़ लिखें और उसको कोई वेरीफाई नहीं कर पाता कि उसने सही लिखा है या गलत लिखा है या अपना थॉट प्रोसेस चेंज करके लिख दिया। ये बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर था। सो इंट्रोस्पेक्शन पे फिर बहुत काम हुआ और उसके बाद अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स आए जिन्होंने फंक्शनलिस्ट का अप्रोच दिखाया। सो विलियम जेम्स ने ये कहा कि हमें इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि माइंड का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी जगह हमें ये फोकस करना चाहिए कि दिमाग कैसे काम करता है और बिहेवियर कैसे फंक्शन होता है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। सो उसको फंक्शनलिज्म नाम दिया गया उस अप्रोच को। 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में एक नया पर्सपेक्टिव आया जिसे कहा गया गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। सो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का ये कहना था कि ह्यूमन एक्सपीरियंसेस या ह्यूमन की जो बिहेवियर हैं वो डिपेंड करता है पर्सपेक्टिव एक्सपीरियंसेस पे। फॉर एग्जांपल हम बहुत सारे सिमिलर इमेजेस को देखते हैं एक मोशन पे, बट हमें लगता है कि हम मूवी देख रहे हैं क्योंकि वो इतनी स्पीड में रहता है, राइट। सो हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमारा बिहेवियरल एक्सपीरियंस कैसा है उस चीज़ को, या हमारा पर्सपेक्टिव कैसा है उस चीज़ को लेकर, ये कहा गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ने। चौथी जो चीज़ निकल कर आई है, चौथा जो पर्सपेक्टिव निकल कर आया वो था बिहेवियरिज्म। सो 1910 में जॉन वॉटसन ने यह कहा कि साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर विच कैन बी मेजर्ड और स्टडीड ऑब्जेक्टिवली। सो अगर हम किसी बिहेवियर को मेजर कर सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं ऑब्जेक्टिवली, उससे साइकोलॉजी माना जाएगा। बट अगर हम उसे स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, मेजर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसे साइकोलॉजी नहीं मान सकते। इसके बाद बहुत सारे बिहेवियरिस्ट आए जिन्होंने लोगों के बिहेवियर को पढ़ना स्टार्ट किया, ऑब्जेक्टिवली उनको पढ़ना स्टार्ट किया। बट सिगमंड फ्रॉइड आए और उन्होंने साइको एनालिसिस नाम का एक नया कॉन्सेप्ट दिया। सो उन्होंने ये कहा कि ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है वो अनकॉन्शियस डिजायर्स और कॉन्फ्लिक्ट का एग्जाम्पल होता है या मैनिफेस्टेशन होता है। एग्जाम्पल, हमने ये सुना है कि अगर आप किसी चीज को सच्चे दिल से पाने की इच्छा रखते हो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें से मिलाने पे लग जाती है। यही चीज है साइको एनालिसिस, कि आपका अनकॉन्शियस डिजायर्स कि मुझे ये चीज करना है, ये अनकॉन्शियस आपने एक डिजायर बना लिया है, राइट। सो उस डिजायर का मैनिफेस्टेशन, बार बार सोचना आपके बिहेवियर को चेंज कर देगा और वो बिहेवियर रिजल्ट करेगा कि आपको क्या मिलना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपका अनकॉन्शियस डिजायर है कि आपको इस साल टॉप करना है अपने स्कूल में,
ठीक है, ये आपका अनकॉन्शियस डिजायर है। अब इसके लिए आप क्या करोगे, आप इसके लिए मैनिफेस्ट करोगे अपने आप को, और उस मैनिफेस्टेशन के हिसाब से आप पढ़ाई करोगे, आप बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करोगे। आप अगर कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है उसका सोल्यूशन खोजने की कोशिश करोगे, एग्जाम पेपर्स निकालोगे, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करोगे आप, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बने और आप रिजल्ट अच्छा ला सको। वेयर एज अगर दूसरे का अनकॉन्शियस डिजायर है कि यार मुझे सिर्फ पास होना है, तो वो उतनी ही पढ़ाई करेगा जितने में वो पास हो जाए, राइट। सो ये कहा किसने, सिगमंड फ्रॉइड ने। इसके बाद इसमें और भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव हुए, हर किसी पर्सपेक्टिव का कुछ प्रॉस था, कुछ कॉन्स था, और उस पर ज़्यादा काम करने की कोशिश की गई। अब क्या हुआ कि गेस्टाल्ट अप्रोच और स्ट्रक्चरलिज्म को मिलाकर एक कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव दिखाया गया। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव समझते हैं। सो कॉग्निशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ नोइंग, मुझे जो चीज़ पता है। अब आपको ये चीज़ पता है, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, परसीविंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कि आपको वो चीज़ कैसे समझ में आई। आपने सोचा, उसे समझा, उसको अंडरस्टैंड किया, उसको रिवीजन किया, उसके बारे में और रिसर्च की, ये सारी चीज़ें मिलाकर जब आप एक चीज़ के बारे में जानते हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज कॉग्निशन। सो मॉडर्न साइकोलॉजी ने कैसे देखा इसे कि ह्यूमन ब्रेन जो है या ह्यूमन माइंड जो है वो कंस्ट्रक्टिवली हर समय बन रहा है, हर समय डेवलप हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन कि उसके आसपास किस तरीके की चीजें हो रही है, और इस अप्रोच को कहा गया कंस्ट्रक्टिविज्म। इसके बाद एक रशियन साइकोलॉजिस्ट विगोत्स्की ने यह कहा कि एक बच्चे का दिमाग उसके साथ बात करने वाले एडल्ट्स के थॉट प्रोसेस के साथ मैच करता है, एंड दैट्स दी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि हम ये बोलते हैं कि यार ये तो अपने मम्मी के जैसे काम कर रहा है, या इसकी थॉट प्रोसेस इसके फादर की तरह है, या इसकी बहुत सारे बिहेवियर जो हैं इसकी दादी की तरह है। हम बच्चों को ये सारी बातें बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उनके साथ रह रहा है, उनके साथ वो चीज़ें सीख रहा है, उनसे सीख रहा है। सो आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हो, आप पॉश एरिया में रहते हो या आप स्लम में रहते हो, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आपकी थॉट प्रोसेस और बिहेवियर किस तरीके से बनती है। सो ये जो था पूरा का पूरा इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी था। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हम आगे और भी पढ़ने वाले हैं, बट यहाँ तक इस चैप्टर के लिए इतना जानना आपके लिए काफ़ी है कि ये 7 डिफरेंट चीज़ें हैं या 7 डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी है। फिनिश। अब चलते हैं अगली चीज पर कि इंडिया में साइकोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। सो अभी तक हम बात कर रहे थे अबाउट वेस्टर्न साइकोलॉजी की, वेस्टर्न साइकोलॉजी में किस तरीके से डेवलपमेंट्स हुए हैं। अब हम समझते हैं कि इंडिया में ये कब आया और इसमें किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। सो अगर साइकोलॉजी को समझें, सो हमारी जो हिस्ट्री है इंडिया की, इट गोज वे लॉन्ग बैक। मतलब आप महाभारत और रामायण काल से भी चीज़ों को लाकर उसको एज अ साइकोलॉजिकल एंगल समझने की कोशिश कर सकते हो, बट अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न साइकोलॉजी में इन चीज़ों को स्टडी नहीं किया गया। बट लेटर ऑन 1915 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने साइकोलॉजी डिपार्टमेंट स्टार्ट किया, और कुछ साल बाद 1938 में अप्लाइड साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट स्टार्ट किया। साथ ही साथ उसके बाद कुछ समय बाद यूनिवर्सिटीज़ ऑफ मेरठ और पटना ने इस चीज़ों को पढ़ना चालू किया और इस चीज़ पर समझना चालू किया, एंड लेटर ऑन विद द एडवांसमेंट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज इंडिया में 70 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी में डिग्री और डिप्लोमा करवा रहे हैं। सो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में साइकोलॉजी को समझने का एक बहुत बड़ा श्रेय मिस्टर दुर्गानंद सिन्हा को जाता है, जिनकी एक बुक साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस 1986 में लॉन्च हुई थी, एंड इट स्टेट्स अबाउट द 4 डिफरेंट फेजेस ऑफ साइकोलॉजी डेवलपमेंट इन इंडिया। अगर हम इसे 4 फेज में बांटते हैं, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो कि इंडिपेंडेंस से पहले था, उसमें जो चीजें होती थी वो थी एक्सपीरियंशियल, साइको एनालिटिक, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और रिसर्च पे चीजें होती थी। सेकेंड फेज पे अगर आते हैं, सो इट वाज बिटवीन 1949 टू 1960, जिसमें साइकोलॉजी का एक्सपेंशन हुआ, डिफरेंट ब्रांचेस में गए। इसके बाद 1960 से 1970 के आसपास का थर्ड फेज आता है, जिसमें बेसिकली प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च हो रही थी, और लेट 1970s में इस प्रोसेस को बोला गया है इंडाइजेनाइजेशन। मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट या इंडियन कल्चरली और सोशली जो चीजें हैं उसके कॉन्टेक्स्ट पे साइकोलॉजी किस तरीके से इवॉल्व हुई है। सो ये 4 अलग अलग फेजेस हैं, इतना ही आपको जानना जरूरी है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है। सो यहाँ पर खत्म होता है हमारा पार्ट 2। आई होप कि आपको बहुत ही कॉन्टेक्चुअल लगा हो, समझ में आई हो सारी चीज़ें। जो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, बट मैंने इसे थोड़ा सा डिटेल में और प्यार से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको पसंद आता है इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं अबाउट डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। डिफरेंट ब्रांचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? ना सिर्फ आपको समझने और याद करने के लिए, बल्कि अगर आपको करियर बनाना है साइकोलॉजी में, सो थर्ड पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी पे बात करेंगे। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय।